श्रोताओं, कार्यक्रम खेल जगत में कीजिए स्वीकार राघवेंद्र का नमस्कार। श्रोताओं, खेल में यदि बात हो खेल प्रशिक्षण की या खेल गुरु की, तो हम द्रोणाचार्य और एकलव्य की गुरु शिष्य जोड़ी को कैसे भूल सकते हैं। श्रोताओं, आज का हमारा विषय खेल प्रशिक्षण और व्यक्तित्व निर्माण भी इसी से जुड़ा हुआ है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत राधेश्याम राठौर जी। राधेश्याम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को, खेल साथियों को, खेल प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम खेल कोचिंग जैसे विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। राधेश्याम जी, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से आप नई प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करते हैं? देखिए, नई प्रतिभाओं को निखारने के लिए सबसे पहले तो जो खिलाड़ी बनना चाहता है, जो प्लेयर बनना चाहता है या प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी या प्लेयर है वो उसका एज क्या है और उसका जेंडर क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करते हैं और उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको हम प्रशिक्षण देते हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो चुका है, तो उसको एक एक बारीकी से हम लोग सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और वो ताकि उस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। राधेश्याम जी, किस एज ग्रुप के बच्चों को एक खेल में अगर शामिल होना है तो उन्हें एडमिशन अगर दिलाया जाता है तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं? अगर बच्चा प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना चाहता है तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि अगर बच्चे को आप प्रोफेशनल खिलाड़ी बनाना चाहते हैं तो 5+ जैसे ही हो उसको आप कोचिंग प्रशिक्षण देना शुरू करवा दीजिए। कहीं भी भारत सरकार ने बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, बहुत सुविधाएं दी हैं, तो आप उसमें कहीं भी प्रवेश लेकर और बच्चे को आप प्रॉपर प्रोफेशनल कोचिंग प्रदान कर सकते हैं, जिससे वो फ्यूचर में एक अच्छा खिलाड़ी बन के निकलेगा। खिलाड़ियों का डेली रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, डेली रूटीन तो सबसे पहले तो जो आगे अच्छा खेल प्रदर्शन करना चाहता है उसको तो खुद पे अपने वर्क करना पड़ेगा। जैसे सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे उठ जाए, सबसे पहले उठने के बाद वो उसको गर्म पानी पीना है, डेली रूटीन करना। उसके बाद आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज करना है, उसके बाद योगा अभ्यास, सूर्य नमस्कार, और उसके बाद प्राणायाम करना है। इससे क्या होता है, फिजिकली भी फिट रहता है बच्चा और मेंटली भी फिट करता है। खेल में फिजिकल फिट होने के साथ साथ मेंटल फिट भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो जो खेलों में, प्रतियोगिताओं में जो प्रेशर होता है उसको हैंडल कर पाएगा। तो ये तो हो गया। उसके बाद डाइट भी अच्छी लेना चाहिए, जंक फूड से दूर अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद जब बच्चा प्रशिक्षण के लिए आता है तो हम लोग सबसे पहले उसको वार्म अप कराते हैं किसी भी खेल में। अगर कोई खिलाड़ी वार्म अप नहीं करता तो इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जी राघवन जी, बिल्कुल सही कहा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वार्म अप। देखिए, वार्म अप क्या होता है, बॉडी को हीट करना। उस कोई भी आप कार्य कर रहे हो, जैसे आप खेल को अगर 1 मिनट हटा भी दें, तो अगर हम घरेलू कार्य भी कोई करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप ही करते हैं। वार्म अप करना तो जैसे कोई भी बच्चा खेल शुरू करना या ट्रेनिंग शुरू करना तो सबसे पहले वार्म अप जरूरी होता है। वो इंजरी बचाने के लिए। वार्म अप से क्या होता है, हमारी बॉडी पूरी ओपन हो जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है शरीर का, और मसल्स जो होती हैं उसमें स्ट्रेस नहीं आता जल्दी। ठीक, उसके बाद फिर बच्चों को हम हल्का एक्सरसाइज कराते हैं, सर से लेके हेड तक। ये हमारा रूटीन चलता है कि पहले हेड, शोल्डर और उसके बाद नीचे तक पूरा वार्म अप करा के फुल एक्सरसाइज कराने के बाद फिर प्रोफेशनल कोचिंग, जिस चीज़ के लिए बच्चा आया है। अब उसके बाद जो खिलाड़ी वो खेलता है, खेलने के बाद भी एक्सरसाइज कराई जाती है। हाँ, तो उसको बोलते हैं कूलिंग डाउन। जैसे खेल स्टार्ट करने से पहले उसको बोलते हैं वार्म अप। जब हम बच्चा खेल लेता है या प्रशिक्षण या कोई अभ्यास कर लेता है तो उसके बाद में होता है कूलिंग डाउन, उसको बोलते हैं। उसमें हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं बॉडी को नॉर्मल लाने के लिए। जैसे आप बच्चा खेल रहा है या कोई भी खिलाड़ी प्रतियोगिता में खेल रहा है तो आपने देखा होगा कि लंबे समय तक खेलने के बाद क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो क्या होता है, बॉडी से जो हमारे साल्ट होता है, नमक, पसीने के रूप में वो पूरा बाहर निकल जाता है, जिससे मसल्स में लैक्टिक एसिड नाम का एक पदार्थ तत्व होता है, वो जमने लगता है। तो क्या होता है, वो क्रैम्प्स ला देता है, जिसमें कि पैरों में अकड़न आ जाती है। उसके लिए उनको नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो वो जाके अंदर जो पसीने से जो हम साल्ट निकल जाता है पूरा बॉडी के, वो जाके फिर से स्ट्रेंथ, एनर्जी देता है। तो वो हम कूलिंग डाउन कराते हैं। उसमें कूलिंग डाउन में क्या होता है, स्ट्रेचिंग करवाते हैं। प्रॉपर स्ट्रेचिंग करेंगे, आपको इंजरी नहीं होगी, मसल पेन नहीं होगा किसी भी तरीके का। ये एक तरीका होता है। राधेश्याम जी, सरकार के द्वारा क्या क्या मदद की जा रही है नई प्रतिभाओं को तलाश करने में और उनको विकसित करने में? देखिए, सरकार के द्वारा तो इसमें बहुत ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई है 2018 से,
इसमें क्या है, इसमें ये ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे जो प्रतिभाएं नहीं निकल पा रही थी आगे, उनको मंच नहीं मिल पा रहा, भारत सरकार ने बहुत अच्छी पहल की, बहुत अच्छी राष्ट्रीय खेल योजनाओं चलाई हैं। उसमें क्या है, ये खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहा हो, यहाँ कॉलेज लेवल का हो, यूनिवर्सिटी लेवल का हो, सबको अवसर मिलते हैं। क्या कोई स्कॉलरशिप भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है जिससे कि वो अपना खर्चा चला सकें या खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें? बिल्कुल बिल्कुल यागमन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी श्रोतागणों को कि खेलो इंडिया के माध्यम से जो खिलाड़ी चयनित होते हैं उनको पर ईयर 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उनको अच्छा प्रदर्शन, वो खेलों में अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, उनको उनके सपोर्ट के लिए, ताकि बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर सकें और उसकी फाइनेंशियल स्थिति में कोई प्रॉब्लम ना आए, आराम से उनको ट्रेनिंग मिल सके। ये भारत सरकार की तरफ से जो खेलो इंडिया के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं बच्चे, उनको 5 लाख की छात्रवृत्ति पर ईयर दी जाती है। राधेश्याम जी, आप इतने समय से एज ए खेल इंस्ट्रक्टर कार्य कर रहे हैं, तो आपने क्या पाया कि वर्तमान समय में बालिकाओं या महिलाओं का जो रुझान है वो खेल के प्रति कितना बढ़ा है और किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, जैसे जैसे समय बदला है, महिलाओं के लिए भी भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं चालू की हैं। महिलाएं धीरे धीरे खेलों में बहुत आगे बढ़ रही हैं। पहले आपने देखा होगा प्राचीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं को जो है खेल देखने तक की परमिशन नहीं थी। अब क्या है, धीरे धीरे देखिए महिलाओं के लिए अलग प्रतियोगिताएं, कंबाइंड प्रतियोगिताएं, वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल मैच, ओलंपिक गेम, सब में महिलाओं को पार्टिसिपेट करने की पूरी सहभागिता दी जाती है। और भारत सरकार की तरफ से भी महिलाओं को अलग से छात्रवृत्ति दी जाती है। जैसे खेलो इंडिया वुमेंस गेम के माध्यम से जो लड़कियां और महिलाएं खेलना चाहती हैं, बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति भी मिलती है और उनको मंच भी मिलता है। राधेश्याम जी, जब कोई बच्चा खेल को शुरू करता है तो वो बालक हो या बालिका, खेलों से एक मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण पर क्या असर पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए खेल एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिजिकल और मेंटली के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी करता है बच्चों का, तो व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है। जैसे अब बच्चा खेल में जुड़ा है तो कुछ नए लोगों से मिलेगा, टीम गेम है तो नए लोगों से मिलेगा, या दूसरी जगह टीम गई है तो अलग स्टेट गए हैं, अलग कल्चर के लोगों से मिलेगा, देखेगा, उनके कल्चर को समझेगा। तो ये एक समाज का, अच्छे समाज का निर्माण करता है। आपस में मित्रता होती है, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज को समझते हैं। तो ये क्या है, ये एक नैतिकता का विकास करता है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, आप देखिए रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो हेल्प के नाम पे कोई नहीं, लेकिन वीडियो बनाने के नाम पे सबके मोबाइल निकल आएंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, वहाँ पर कोई फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति है उस भीड़ में, या कोई खिलाड़ी है, वो सबसे पहले उसको फर्स्ट एड देगा, वो वीडियो नहीं बनाएगा। ये नैतिकता का विकास, फिजिकल एजुकेशन जो होता है, ये उनमें अपने आप, फिजिकल एजुकेशन पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अपने आप विकसित होता है। तो जब कोई खिलाड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो वहाँ दर्शकों का बड़ा दबाव होता है, जीत का बड़ा दबाव होता है, अच्छे प्रदर्शन का बहुत दबाव होता है। तो ऐसे में कई बार मेंटली व्यक्ति दबाव में महसूस करता है, वो खिलाड़ी मेंटली प्रेशर में आ जाता है। तो उससे उबारने के लिए कि ऐसी स्थिति में वो नर्वस ना हो, उसके लिए आपके द्वारा क्या किया जाता है? जी राघवन जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। ऐसी स्थिति बहुत लोगों के साथ आती है। भीड़, एटमॉस्फेयर, वातावरण, भौगोलिक एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें खिलाड़ियों पर प्रभाव डालती है। तो इसके लिए हमारे फिजिकल एजुकेशन में एक सब्जेक्ट दिया गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान। उसकी हेल्प से हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं, प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उनकी ट्रेनिंग में ही साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि उनको ट्रेनिंग के टाइम अलग से योगा अभ्यास और मेडिटेशन का करते हैं, और प्रेशर हैंडल करने के लिए उसमें हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो नियमित रूप से उनको योगा मेडिटेशन कराते हैं, तो उससे बच्चों को ये प्रशिक्षण से वो हैंडल कर लेते हैं प्रेशर, मेंटली जो प्रेशर होता है। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि खेल में हार जीत का भी प्रेशर रहता है। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं जीतने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ हारने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी खिलाड़ी की खेल प्रतिभा पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं तो ये प्रेशर होता है उनके ऊपर। इसको दूर करने के लिए खेल मनोविज्ञान के माध्यम से हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। सरकार के द्वारा हमारे जनपद लखनऊ में कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जहां पर एडमिशन लेकर अपने खेल करियर को जो खिलाड़ी हैं वो नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं? लखनऊ में आपका केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, और साई के कुछ सेंटर्स हैं। और खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं, इसमें छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करके, रजिस्ट्रेशन करा के, इसमें प्रतिभाग करके प्रोफेशनल खिलाड़ी बन सकते हैं। पूरी स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा दी जाती है। अगर हमारे भारत देश को खेल में शक्तिशाली प्रदर्शन दिखाना है तो ये सब बहुत चीज़ें
यूजफुल है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। खिलाड़ी के लिए डाइट प्लान का क्या महत्व है? खिलाड़ी के लिए डाइट जो प्रोग्राम होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। डाइट तो उसकी, जैसे विराट कोहली की फिटनेस को सभी एक आइडियल फिटनेस मानते हैं जी। वो डाइट प्रोग्राम हर खिलाड़ी के लिए, सिर्फ विराट कोहली के नहीं, जितने भी खिलाड़ी किसी भी खेल से जुड़े हों, चाहे क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, डाइट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। विदाउट डाइट आपका स्टेमिना जो है वो खेल के प्रदर्शन पे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। कंप्लीट डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब एक रेशियो में, जो आप ऐसा फूड लीजिए जिसमें ये सारे मिनरल्स जो आपके डाइट है, पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, ये ऐसा भोजन खिलाड़ी को लेना चाहिए जिसमें ये सारे पोषक तत्व एक उचित मात्रा में हो। ये नहीं कि आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा ले लिया, प्रोटीन एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो तो आपकी बॉडी को बढ़ा देंगे, तो वो आपके खेल प्रदर्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। बॉडी वेट बढ़ा देंगे या मसल्स बढ़ा देंगे। जैसे आप सिर्फ प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं तो आपकी मास गेन करेंगे, वेट गेन करेंगे, मसल्स बनेंगे, वो गेम को आपकी ख़राब करेगा। तो ये जितने पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, मिनरल्स, जो भी, ये सब उचित मात्रा में डाइट में शामिल करना चाहिए। कई खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई कोच नहीं होता है, लेकिन वो खेलते बहुत मेहनत से हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं उसमें, और वो अपनी डाइट प्लान पर ध्यान नहीं देते, जबकि जो उनके पास उपलब्ध संसाधन हैं उनसे अपनी डाइट को पूरा कर सकते हैं। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से अपने डाइट प्लान को मेंटेन जी बिल्कुल, मैं डाइट प्लान बता रहा हूँ। सबसे पहले तो सुबह उठ के बाद हल्का गुनगुना पानी पिए, 2 गिलास कम से कम, और आधा घंटा एक्सरसाइज करने के बाद, अभ्यास करने के बाद योगा करें, सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें। इसके बाद वो अंकुरित चना या मूंग, ये सबसे पहले डाइट में सुबह लेना चाहिए। कोई भी पराठा नहीं, कोई भी पूड़ी नहीं, कोई भी ऑयली सब्जियां नहीं, अंकुरित चने रात में भिगो दिए, मूंग भिगो दिया, उसको स्प्राउट बोलते हैं, वो आप डाइट में शामिल करिए। उसके बाद फ्रूट्स, सैलेड, ये सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद आप सुबह कुछ खाना नहीं है, इसके अलावा जो भी खिलाड़ी प्रोफेशनल अपनी डाइट अच्छी करना चाहते हैं, सिर्फ अंकुरित चने और ये सैलड, फ्रूट्स। दोपहर में रोटी, दाल, चावल, ये सब्जी खा सकते हैं, दही, लस्सी, ये सब ले सकते हैं। इवनिंग में रिफ्रेशमेंट के टाइम पे आपको चाय, कॉफ़ी, ये सब नहीं लेना है। जो भुने हुए चने हैं वो बैग में रख सकते हैं, बहुत सस्ता मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। बैग में रखें, चने खा लें, थोड़ा सा भूख लगेगी। चने क्या होता है, उसमें आपका एनर्जी भी मिलेगी, कैलोरी भी होगी, लेकिन वो आपके फैट को नहीं बढ़ाएगी, भूख भी आपकी खत्म होगी। डिनर 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए। आजकल की भागदौड़ में आपने देखा होगा कि डिनर 9-10 बजे लोग कर रहे हैं, वो मोटापा और बीमारियों को दावत दे रहा है। डिनर 7 बजे से पहले कर लें, ये डाइट है उसका, सभी का, खिलाड़ियों का। राधेश्याम जी, चलते चलते आप हमारे जो खिलाड़ी बंधु हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? खिलाड़ी बंधुओं को संदेश देना चाहता हूँ, खेल भावना को बनाए रखें जी, और जैसे आप मोटिवेट खुद भी हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करें खेलों के लिए। और एक मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे जो वर्तमान समय में भागदौड़ भरी ज़िंदगी में छोटे बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं गार्जियन, उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है अपना पीछा छुड़ाने के लिए। वो मोबाइल से सबसे पहले तो दूर करें। मेंटल इतना डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं, माइंड बिल्कुल उनका ख़राब हो रहा है बच्चों का, सोशल मीडिया, रील्स देख देख कर। सबसे पहले उससे दूर रखें। सुबह उठाएं बच्चों को, खुद वॉक करें, बच्चों को भी वॉक कराएं, शाम को एक्टिविटी करवाएं, खेल कूद दें, रिक्रेशनल गेम, मनोरंजन वाले खेल खिलाएं। जो प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं बनना चाहते उनके लिए भी खेल बहुत आवश्यक है। मनोरंजन वाले खेल में भी बच्चे का फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट होगा। राधेश्याम जी, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम खेल जगत के इस अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।